Hello guys, welcome to Maheshwari coaching classes. Today we are going to start our new chapter of business studies class 12 which is chapter number 5 organizing. But वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग रेफर टू द ग्रुपिंग एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग रेफर करता है ग्रुप के एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन के इन द मोस्ट इफेक्टिव वे। ठीक है, टू अकम्प्लिश एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। Then we have to discuss characteristics of organizing. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास जो आता है वो आता है डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द वर्क इनटू स्मॉलर टास्क। ऑर्गेनाइजिंग मदद करता है स्मॉल टास्क लाइक लॉन्ग टास्क को स्मॉल टास्क में ब्रेक करने के लिए, जो उसको इजी बना देता है मैनेज करने के लिए और इंश्योर दैट ईच पर्सन और टीम फोकस ऑन, मतलब एक स्पेसिफिक टास्क के ऊपर फोकस करे। Then second characteristic आता है coordination. Organizing ensure that all the parts of organization work together smoothly. Organizing process जो है वो फोकस करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क क्या हो रहा है वो एक साथ हो, कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और टीम टू अचीव कॉमन गोल, और अदर डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑपरेट करे कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आता है एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन जो है स्ट्रक्चर फॉर्म में वर्क करती है तो रिलेशनशिप बनाए रखती है एम्प्लॉय और बॉस के बीच में। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आता है रिसोर्स एलोकेशन। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का, जैसे मनी हो गया, मटेरियल हो गया या मैन पावर हो गया, to ensure that tasks are completed efficiently, ताकि टास्क जो है वो efficiently complete हो सके। देन हमारे पास आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट इम्पोर्टेंस जो है वो आता है मेक्स वर्क इजियर। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है किसी भी वर्क को डिवाइड करने में स्मॉल पार्ट्स और टास्क में, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो इजीली अचीव किया जाए। सेकेंड इम्पोर्टेंस आता है better use of resources. By organizing process, resources like money, material and work are allocated properly. मतलब ऑर्गेनाइजिंग जो प्रोसेस है उसकी मदद से जो मनी है, मटेरियल है, रिसोर्सेस है और जो वर्कर्स है वो प्रॉपरली अलोकेटेड होते हैं। दिस प्रिवेंट वेस्टेज एंड इंश्योर्स एवरीथिंग इज यूज एफिशिएंटली। मतलब ये वेस्टेज को ख़त्म कर देता है और इंश्योर करता है कि सारी चीज़ें एकदम सही मैनर में चल रही है। फिर हमारे पास थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है इंक्रीज एफिशिएंसी। व्हेन टास्क आर वेल ऑर्गेनाइज, जब टास्क जो है वेल ऑर्गेनाइज होता है तो वर्क गेट डन मोर क्विकली, तो वर्क बहुत जल्दी होता है और कम मिस्टेक्स का आता है, जो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने में। देन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है। क्लियर गोल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट नीड्स टू बी डन। और अगर हमारा गोल क्लियर रहेगा तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। फिर आता है डिवाइडिंग द वर्क। अब जब गोल सेट हो गए तो वर्क अगली स्टेप में हम जो है हमारा जो टास्क है ऑर्गेनाइजेशन का उसको डिवाइड कर देंगे स्मॉलर पार्ट्स में और टास्क में, जो इजीली असाइन हो जाएगा पीपल को। थर्ड आता है असाइनिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क। अब हमने डिवाइड कर दिया वर्क को तो जो अगली स्टेप आती है वो असाइन करने की आती है। मतलब स्पेसिफिक पीपल या टीम को एक पर्टिकुलर वर्क दे दिया जाएगा तो हर एक बंदे को
पता रहेगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. देन ग्रुपिंग टास्क इनटू डिपार्टमेंट्स. Tasks that are similar or related are grouped together into department. मतलब जो एक जैसे टास्क है वो एक ग्रुप में, एक डिपार्टमेंट के ग्रुप में मर्ज हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, फाइनेंसिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज. दिस मेक इट इजियर टू मैनेज एंड कंट्रीब्यूट द वर्क. फिफ्थ हमारे पास आता है डिफाइनिंग ऑथोरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. It is important to decide what has the power to make decision. ये जानना हमें बहुत जरूरी है कि किसको पावर है डिसीजन लेने की, एंड हाउ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग टास्क, और वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में, जो हमें हेल्प करेगा क्लियर हायरार्की एंड प्रिवेंट कंफ्यूजन. मतलब जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा जिसकी वजह से. देन सिक्स आता है हमारे पास अलोकेटिंग रिसोर्सेज. रिसोर्सेज लाइक मनी, टाइम, इक्विपमेंट एंड पीपल नीड टू बी प्रोवाइडेड टू कंप्लीट द टास्क. रिसोर्सेज की जरूरत लगेगी हमें, जैसे पैसा हो गया, समय हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए या पीपल हो गए, जो हमें मदद करेंगे टास्क को कंप्लीट करने में. तो जो प्रॉपर एलोकेशन है तो वो इंश्योर करेगा, मतलब इंश्योर करेगा कि जो भी टास्क है या नीड है वो सक्सीड हो. सेवंथ आता है stabilizing relationship and communication. It is necessary to set up a clear communication channel. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि जो एक अच्छा कम्युनिकेशन चैनल डेवलप किया जाए. That define how different teams or departments will work together. जो ये डिफाइन करेगा कि कैसे अलग टीम और डिपार्टमेंट एक साथ काम कर सकती है. देन आता है मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग. once the organization process is in place, मतलब अब जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एक जगह है, it is important to regularly check if everything is wrong or is work according to the plan or not. मतलब अब हमें मॉनिटर करना पड़ेगा जब ऑर्गेनाइजिंग की सारी प्रोसेस एक जगह आ गई है, तो ये जरूरी हो जाता है कि जो वर्क है वो रेगुलरली बेसिस पे चेक करना चाहिए ताकि वो सही चल रहा है या नहीं उसका पता चले. देन हमारे पास आता है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर करता है टू द वे इन विच द कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन अरेंजेस इज एम्प्लॉय. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो रेफर करता है कि कम जो कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके एम्प्लॉयज को कैसे अरेंज कर रही है, डिपार्टमेंट्स और रिसोर्सेज का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, ताकि गोल जो है हमारा एफिशिएंटली अचीव हो. देन आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड सिस्टम वेयर टास्क, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशंस आर क्लियरली डिफाइंड. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जहाँ पे टास्क, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो रिलेशनशिप्स है वो क्लियरली डिफाइंड होती है. इट इज प्लान एंड ऑर्गेनाइज बाय द मैनेजमेंट. ये जो है मैनेजमेंट के द्वारा ही प्लान और ऑर्गेनाइज किया जाता है किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए. देन हमारे पास आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है इट डिफाइंस द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल. ये जो है ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है हर एक इंडिविजुअल के लिए. ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, रूल है और प्रोसीजर है. इट इज क्रिएट और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएट किया जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जॉब एंड पोजीशन. देन हमारे पास एडवांटेज आते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के. तो इट इज स्टेबल. ये स्टेबल है तो इसमें जो चेंजेस है वो इजीली नहीं किए जाएंगे. रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो ड्यूटीज है वो भी सर्टेन है. इट हैज़ अ क्लीन एंड वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर. और इसका एक साफ सुथरा और वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड है.
Then disadvantages of formal organization, it is delayed the decision, मतलब इसमें जो है डिसीजन में डिले हो सकता है क्योंकि सारी चीजें फॉर्म में चल रही है, मतलब अरेंज्ड है। ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पॉलिसी मेक इट हार्ड। जो स्ट्रिक्ट रूल्स है और पॉलिसीज है वो इसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं, बिकॉज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी स्ट्रक्चर्ड। जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड है, तो एम्प्लॉयड माइट फील लेस मोटिवेटेड, तो उसकी वजह से जो एम्प्लॉय है वो भी कम मोटिवेटेड फील करेंगे। देन हमारे पास आता है मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप का एम्प्लॉयज के बीच में, जो फॉर्म किया गया है उनकी जो सेटिस्फाई सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस करेंगे आज। तो फर्स्ट, इनफॉर्मल रिलेशनशिप इज स्टेब्लिश ऑटोमेटिकली, मतलब जो इनफॉर्मल रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है वो ऑटोमेटिकली स्टेब्लिश्ड की जाती है। द रिलेशन इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, इनका जो रिलेशन रहता है वो फ्रेंडशिप के बेस पर होता है या फैमिली के बेस पर होता है। इट हैज नो रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशन, इनके कोई रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन कॉमन टेस्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर, और ये कॉमन टेस्ट, लैंग्वेज और कल्चर के आधार पर होता है। Then we have to discuss advantages of informal organization. It provides a sense of belongingness. ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड फीडबैक टू मैनेजमेंट। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक फीडबैक प्रोवाइड करेंगे मैनेजमेंट को। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इट्स मेंबर, ये जो है प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगी इसके मेंबर को, जो टॉप लेवल का टॉप लेवल मैनेजमेंट का प्रेशर आता है उससे। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंस देयर आर नो क्लियर रूल्स, जैसे कि यहाँ पर कोई क्लियर रूल्स नहीं है, तो इट कैन बी हार्ड टू नो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। तो ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पर्सन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड आता है इंफॉर्मेशन माइट बी स्प्रेड थ्रू गॉसिप विच कैन कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो गॉसिप के थ्रू फैली जाती है, तो इसमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो सकती है। थर्ड है, इनफॉर्मल ग्रुप्स में इग्नोर द बॉस डिसीजन। इनफॉर्मल जो ग्रुप होता है वो हो सकता है कि बॉस के डिसीजन को इग्नोर कर दे और कॉजिंग और प्रॉब्लम्स क्रिएट करे लीडरशिप के साथ। देन हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट जो है वो आता है मीनिंग। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो टॉप लेवल के द्वारा क्रिएट की जाती है, और इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद से क्रिएट की जाती है। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस रहता है तो वो है ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करना, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एम है टू प्रोवाइड सोशल सेटिस्फेक्शन, मतलब एक सोशल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना। रिलेशनशिप, यहाँ पे जो है बॉस और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप होता है, और यहाँ कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं है। स्टेबिलिटी, इट इज स्टेबल एज और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज वेल ऑर्गेनाइज, सो ये स्टेबल होता है और ये खुद से बनाया गया है, तो इट इज फ्लेक्सिबल, हम इसको अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस meaning of delegation of authority. Delegation of authority means giving someone else the power to make decision, मतलब अब यहाँ पे हम किसी और को पावर दे रहे डिसीजन लेने की और कैरी आउट द टास्क ऑफ ऑन योर बिहाफ, और हमारे बिहाफ पे और कोई टास्क कैरी ऑन करेगा। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द मैनेजर गिव्स द पावर टू मेक डिसीजन और परफॉर्म टास्क टू समवन एल्स, मतलब जो मैनेजर है वो किसी और को पावर देगा डिसीजन लेने के लिए और टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आता है द पर्सन रिसीविंग द अथॉरिटी बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द टास्क,
अब जिस पर्सन को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कंप्लीट करे टास्क को। फिर हमारे पास आता है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, द मैनेजर ट्रस्ट द पर्सन टू डू द जॉब वेल। यहाँ पे जो मैनेजर है वो ट्रस्ट करता है उस पर्सन के ऊपर जिसको उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो जॉब अच्छी तरीके से करेगा। सिक्स एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आता है, द टास्क एंड एक्सपेक्टेशन आर क्लियरली एक्सप्लेन टू अवॉइड कंफ्यूजन। जो टास्क और एक्सपेक्टेशन है वो क्लियर होता है, क्लियरली एक्सप्लेन किया जाता है ताकि कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। Now it's a very important topic, meaning of decentralization. So decentralization means distributing. Now characteristics of decentralization. More responsibility is given to middle and lower level मैंने, मतलब बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट को दी जाती है। फोर्थ हमारे पास आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड adaptability. It allows the departments or branches to respond quickly to local needs and changes. Advantage of decentralization, decisions are made quicker since they do not need to go through the management. इसमें जो है डिसीजन बहुत ज़्यादा जल्दी क्विकली लिए जाते हैं क्योंकि इनको मैनेजमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। इंक्रीज मोटिवेशन, एम्प्लॉयज फील मोर involved and empowered which boost moral and motivation। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है उनको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो, और जिसके कारण उनकी जो एनर्जी है वो बूस्ट होती है और उनका मोरल और मोटिवेशन भी बढ़ता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेज हमारे पास आता है डिसेंट्रलाइजेशन का, वो है बेटर यूज ऑफ लोकल नॉलेज। मतलब यहाँ पे जो लोकल मैनेजर है कैन मेक बेटर डिसीजन। जो लोकल मैनेजर है वो बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते किसी अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन।